गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो हम लेके आए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का थर्ड चरण, थर्ड स्टेप। ठीक है, 1926 से लेके 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकेंड चरण हमने खत्म किया था 1922 में, जब भारत सरकार के एजेंट्स थे हॉलैंड और राष्ट्रीय सेवा संघ के मंत्रियों ने मिलकर एक मीटिंग की थी, जहाँ पे उन किसानों की मांगे मान ली गई थी। 34 प्रकार की लागें माफ कर दी गई थी, उनकी जमीनें वापस दे दी गई थी, मुकदमे वापस ले लिए गए थे। फिर हम देखते हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जब वो राजी खुशी वहां पे आंदोलन खत्म हो गया था, तो वापस स्टार्ट करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी थी। ऐसी कौन सी कंडीशन आई थी किसानों के सामने कि उनको वापस आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। तो उसके लिए जाते हैं पहले बीच वाले टाइम में, जब खत्म हुआ था 1923 में सेकंड चरण और स्टार्ट हुआ है 1926 में थर्ड चरण। तो बीच के 3 साल का क्या हुआ? बीच के 3 साल ऐसे रहे कि जब वहां बिजोलिया में भारी अकाल पड़ा, अकाल काल चला। ठीक है, बहुत ही भारी अकाल पड़ा, खेती हुई नहीं, लेकिन ठिकाने ने क्या किया कि उस टाइम में भी उनसे लाभ वगैरह वसूल करते रहे, सेम रेट है ना, बिल्कुल भी उनको कंजक्शन वगैरह कोई भी नहीं दिया गया, कोई भी लगान माफी वगैरह नहीं दी गई। तब तक तो किसानों ने चलाया, लेकिन 1926 में एक और चीज होती है, एक और चीज होती है कि वहां पे नई कर व्यवस्था लागू होती है। 1927 जनवरी 1927 में बंदोबस्त एक नया निकलता है, 1926 में नया बंदोबस्त आता है और 27 में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया जाते हैं। और इस नए बंदोबस्त में क्या हुआ था कि लगान की जो दरें थी वो काफी ऊंची करके उनको ऊंची कर दिया गया था, है ना, हाई रेट लगा दी गई थी लगान पे। पहले जितना देने से उससे काफी ज्यादा देना पड़ेगा। तो किसानों को इससे समस्या हुई। 1927 में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच किसानों से मिलते हैं, किसान अपनी समस्या उनको बताते हैं और ट्रेंच उनके साथ एक समझौता करते हैं। ठीक है, ट्रेंच समझौता करते हैं, वगैरह थोड़ा बहुत आश्वासन देते हैं और बाद में होता यह है कि 1927 में वर्मा जी को थोड़े टाइम बाद ही माणिकलाल वर्मा जी को जेल में कैद कर लिया जाता है। ठीक है, जेल में कैद कर लिया जाता है और किसी बहाने से उनकी जमानत राशि भी ले ली जाती है और जमानत जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो जमानत जब्त करते हैं, जमानत देके छोड़ते हैं, फिर वापस और गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी बीच होता यह है कि जो पथिक जी है ना, पथिक जी अपने स्टार्टिंग थर्ड चरण के स्टार्टिंग काल में ही बेगू किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, एक इसका पथिक जी यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं, तब वो वापस जब छूट के आते हैं तो ग्वालियर के गांव में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो ग्वालियर के फुसरिया गांव में रहते हैं, क्योंकि उनको साथ साथ में मेवाड़ से निर्वासित भी कर दिया जाता है। तो मेवाड़ से यानी निर्वासित कर दिया तो बिजोलिया के ही बॉर्डर में एक गांव पड़ता है, फुसरिया गांव, जो ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, तो ये पथिक जी अब यहाँ बाहर रहकर वहां पे अपना कामकाज चला रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में। इसी बीच होता यह है कि किसानों ने एक पहले ही डिसीजन ले लिया था कि जो ये लगान वगैरह बढ़ाई थी ना, तो उसमें पहले से ये डिसीजन ले लिया था कि हम अपनी जमीनें छोड़ देंगे, है ना, जमीनों के इस्तीफे दे देंगे अपने ठिकानेदार को, है ना। तो पथिक जी ने उनको कहा कि ऐसा कदम आप तभी उठाना जब आपको पक्का विश्वास हो कि जो आप जमीनें छोड़ोगे, इस्तीफे दोगे, उनको दूसरे किसान नहीं लेंगे। ये तो होता ही है कि इन्होंने इस्तीफा दिया किसानों ने और ठिकानेदारों ने वो जमीनें दूसरे किसानों को दे दी खेती करने के लिए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये पथिक जी ने पहले ही किसानों को बोल दिया था। लेकिन क्योंकि किसानों का उत्साह काफी ऊंचे लेवल पे चला गया था, एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उनको, क्यों, क्योंकि सेकंड चरण में उनको एक बड़ी विजय प्राप्त हुई थी। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कर देते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं मई 27 में, है ना, मई 1927 में किसानों ने जमीनों के इस्तीफे दे दिए। लेकिन यहाँ वो एक भारी मार खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? उनको जो लग रहा था कि अपनी जो जमीनें हमने छोड़ी हैं उनको कोई किसान दूसरे नहीं लेंगे, जबकि होता इसका उल्टा है, उनकी जमीनें हाथों हाथ दूसरे किसान ले लेते हैं। अब जमीनों के हो गए दो मालिक, एक तो नए वाले और एक जो पुराने अपने संघर्ष करेंगे वो वाले किसान। और जब उन्होंने नए किसानों ने उनकी जमीनें ले ली तो
तो इनसे जमीनें छूट गई। तो इन्होंने क्या किया, इसका इल्जाम भी एक तरह से विजय सिंह पटेल पे ही लगाया कि आपकी वजह से हमारी जमीनें गई हैं वगैरह। जबकि इस वजह से क्या हुआ, पटेल जी ने अपने आप को थोड़ा सा इस आंदोलन से अलग कर लिया, क्योंकि बिना गलती के उन पे ये आक्षेप करने लगे कि उनकी वजह से ही किसानों की जमीनें गई हैं। तो जैसे कि अपने उदासीन रहने लगे पटेल जी वगैरह, थोड़े बहुत उनके ने काम कम कर दिया इस आंदोलन के लिए। तो किसानों ने क्या किया कि माणिक्यलाल वर्मा को अपना प्रचार कार्यकर्ता चुन लिया। ठीक है, कि अब वो विजय किसान आंदोलन किनके देखने को चलेगा, माणिक्यलाल वर्मा की देखने को चलेगा, जो खुद कभी पटेल जी के अंडर में काम करते थे। इतना सब हो गया। बाद में ये माणिक्यलाल वर्मा क्या करते हैं, सिर्फ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय से मिलते हैं और कहते हैं कि आप ये आंदोलन ज्वाइन कीजिए, है ना, किसानों के आवाज, अपने किसानों की आवाज के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए उनके लिए। तो सेठ जमनालाल बजाज इस एक शर्त रखते हैं, है ना, एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं कि विजय सिंह पटेल इस आंदोलन से दूर रहेंगे। तो इसके बाद विजय सिंह पटेल अपने इस आंदोलन से इस्तीफा दे देते हैं, अलग ही रह देते हैं। और सेठ जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को इसका एक हिसाब से इसके देख-रेख की, आंदोलन की देख-रेख की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप देते हैं कि आप अपने हिसाब से आंदोलन में क्या क्या काम करने हैं वो आप देखिए। ठीक है, और पटेल जी के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी भी इस आंदोलन से अलग हो जाता है। यानी कि एक हिसाब से जो मेन कार्यकर्ता थे वो इस आंदोलन से अलग होते जा रहे थे, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे देश में प्रचार कराया था, अलग अलग समाचार माध्यमों से उसका प्रचार कराया था, जिसके फलस्वरूप उनको सेकंड चरण में विजय मिली थी। अब वो अलग होते जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इस चरण में विजय किसान आंदोलन अपना कमजोर करता जाएगा, है ना। पहले पटेल जी और रामनारायण चौधरी अलग हो गए, फिर उपाध्याय जी ट्रेंच मिलते हैं, ट्रेंच आते हैं। ठीक है, उपाध्याय जी के मिलते हैं, उसे समझौता करते हैं, जिसमें ट्रेंच क्या करते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि हाँ आपको जमीन वापस मिल जाएगी और लगान वगैरह कम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी किसानों की कोई सुनवाई होती नहीं है, उनको जमीनें वापस मिलती नहीं है। ठीक है, तो बाद में होता यह है कि 1931 में अक्षय तृतीया के दिन किसान सत्याग्रह करने की कोशिश करते हैं, सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं अपनी जमीनों के लिए, जाते हैं अपनी जमीनों पे सुबह सुबह और वहां पे हल चलाना स्टार्ट करते हैं, जोतना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वो उनकी जमीन हो। तो फलस्वरूप होता ये है कि ठिकानेदार, पुलिस वगैरह जो नए किसान हैं जिनकी अभी जमीन खरीदी थी, वो आके उनके साथ मारपीट करके उनको भगा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये सत्याग्रह यहाँ पे इनका फेल हो जाता है, क्योंकि जमीन इनकी है ही नहीं, है ना। तो उपाध्याय जी जो है उसके बाद करते ये हैं कि वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कौन से, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को एक पत्र लिख के उनको बिजोलिया किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप किसानों की तरफ से उनकी हेल्प कीजिए, उनकी तरफ से कुछ मेवाड़ प्रशासन के कुछ बात कीजिए वगैरह, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अपने अंदर में ये बिजोलिया किसान आंदोलन को लेती है और वो काम चलाती है। इसी बीच उपाध्याय जी क्या करते हैं, गांधी जी को भी एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं बिजोलिया किसानों की हुई परेशानियों के लिए। तो गांधी जी क्या करते हैं कि मालवीय जी को भेजते हैं किसानों से मिलने के लिए, मदन मोहन मालवीय जी से, कि आप जाइए और मिलिए। ठीक है, बिजोलिया के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से वो पत्र लिखते हैं। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, गांधी जी के कहने पे मालवीय जी सुखदेव प्रसाद को एक पत्र लिखते हैं। इससे होता यह है कि बिजोलिया के किसान आंदोलन पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा का बिंदु बन जाता है, चर्चा का केंद्र बन जाता है, सबका ध्यान इसकी तरफ जाने लगता है। अब आगे क्या होता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जमनालाल बजाज है वो 20 जुलाई 1931 को उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर पहुंचते हैं, सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं। सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं, उनको आश्वासन मिलता है कि हाँ आपकी जमीनें वापस दे दी जाएगी
और कर आपको कम करके देना पड़ेगा, है ना। जो टैक्स की रेट थी वो भी कम कर दी जाएगी और आपको जमीनें भी वापस मिल जाएगी। लेकिन इस आश्वासन का भी कोई इनको इफेक्ट पड़ता नहीं है। आश्वासन का इफेक्ट पड़ता नहीं है तो क्या होता है, अपने वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी वापस मिलने जाता है प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से, है ना। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद क्या करते हैं, फिर उस मीटिंग में वर्मा जी को कैद कर लेते हैं और कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं, कुंभलगढ़ जेल में उनको नजरबंद कर लेते हैं। अब कुंभलगढ़ जेल में उनको 1.5 साल लगभग रखते हैं और 1933 में रिहा भी करते हैं और साथ में उनको मेवाड़ से निर्वासित कर देते हैं, मेवाड़ से बाहर निकाल देते हैं। यानी कुल मिला के अब इनसे वर्मा जी भी बाहर छूट गए हैं, पटेल जी भी बाहर चले गए, रामनारायण चौधरी भी हट गए, तो बिजोलिया के साथ बड़े बड़े नेता बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये और भी कमजोर पड़ता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, क्योंकि इनके पास में एक कुशल नेतृत्व का अभाव हो रहा है। तो ये छोटे स्तर पे ही अपना सारा कामकाज करते हैं और धीरे धीरे इसको एक काम चलाओ रूप के तौर पे बिजोलिया किसान आंदोलन आगे बढ़ता है। मेन बिजोलिया आंदोलन की समाप्ति कब होती है, जब प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद अपने पद से हट जाते हैं 1941 में, जब प्रधानमंत्री बनते हैं टी विजय राघवाचारी। टी विजय राघवाचारी अपने थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं, ठीक है, किसानों के लिए थोड़ा सा एक दया की भावना रखते हुए वगैरह एक थोड़ा उनकी परेशानी को समझते हैं और बाद में क्या करते हैं, राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ठीक है, उस टाइम पे 1941 में राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजते हैं। कौन भेजते हैं, प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी उनको भेजते हैं। वो किसानों के नेताओं से बात करते हैं, ठीक है, और बाद में जो माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, ठीक है, वो उसका किसानों की तरफ से मीटिंग का नेतृत्व करते हैं और बाद में उनकी जमीनें वापस दे दी जाती हैं, इस लागत कम कर दी जाती है। जो भी 1922 में जो सेकंड चरण का जो रिजल्ट निकला था ना, जो उनकी समझौता हुआ था, संधि हुई थी, पूरा आश्वासन मिलता है कि वो की वही हम भी करेंगे, ठीक है, वो का वो अपन लागू कर देंगे, जो उसमें समझौता हुआ था वो समझौता लागू हो जाएगा। यानी कि वही 34 आपके कर माफ कर दिए जाएंगे, अपने किसान नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा, मुल्क में वापस ले लिए जाएंगे, लागत कम कर दी जाएगी, है ना, रेट जो बढ़ गई थी नए बंदोबस्त से वो भी कम कर दी जाएगी। तो ये सब हुआ था बाद में राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जो किसान नेता थे उनके बीच में समझौता। तो ये एक हिसाब से वर्मा जी की यहाँ पे पहली बड़ी विजय थी। और इसके साथ ही थर्ड चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का खत्म होता है। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन अपने वापस स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सब मांगे मान ली जाती हैं स्थायी रूप से। तो यहाँ पे आके थर्ड चरण के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा जी एक बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। राजस्थान को एक बड़ा किसान नेता मिलता है, पटेल जी के अलावा भी जो थे माणिक्यलाल वर्मा। इस तरह से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का थर्ड चरण पूरा चलता है 1926 से लेके 1941 तक। कैसे धीरे धीरे उसमें एक एक टॉप लेवल के नेता खत्म होते जाते हैं, है ना, थोड़ी सी हेल्प मिलती है अपनी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ओर से, गांधी जी की ओर से वगैरह। और कैसे एक नई नेता उभर के सामने आता है माणिक्यलाल वर्मा जी, ये था इस थर्ड चरण में। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन अपना पूरी तरह से खत्म होता है। यहीं पे वीडियो जरूर आप लाइक कीजिए और चैनल